हेलो फ्रेंड, आप सभी का एजुकेशनल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं खुशबू गुप्ता आज आप सभी के साथ सीटेट का फर्स्ट पेपर जो कि दिसंबर 2019 में हुआ था, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, आज आप सभी के साथ सॉल्व करूंगी। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। इसमें ये कहा जा रहा है कि बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है, जिसके 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। जिसमें पहला ऑप्शन है, बुद्धि को मानकीकृत प्रशिक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से नापा व निर्धारित किया जा सकता है। अर्थात इसमें ये कहने का इसका सेंस है कि बुद्धि जो होती है, जिसका हम लोग प्रशिक्षण करेंगे, उसको हम सटीक रूप से क्या कहते हैं, मापे जा सकते हैं। अर्थात उसका हम सही रूप से अंकन कर सकते हैं, जो कि सही नहीं है। बुद्धि का सटीक रूप से मापन करना असंभव है। सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन में ये दे रहा है कि बुद्धि एक एकात्मक कारक है तथा एकाकी विशेषक है। मतलब बुद्धि का केवल एक ही फैक्टर होता है और एक ही विशेषक होता है, जो कि सही नहीं, क्योंकि बुद्धि, हमारी जो बुद्धियां होती हैं वो अनेक कारकों से मिलकर बनती हैं। थर्ड ऑप्शन दे रहा है, बुद्धि बहुयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। बुद्धि जो होती है बहुयामी है, जिसमें बहुत सारे तत्व विद्यमान होते हैं, तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह होता है। फोर्थ ऑप्शन है, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। फोर्थ ऑप्शन में ये कहने जा रहा है कि बुद्धि जो होती है एक निश्चित योग्यता होती है एक मनुष्य के अंदर या एक बालक के अंदर, जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। अर्थात जब बालक का जन्म होता है तो उसकी बुद्धि जो होती है वो निर्धारित हो जाती है। अर्थात वो प्रतिभाशाली बालक बनेगा, सामान्य बनेगा या निम्न स्तर का बनेगा। ये जो चीजें होती हैं वो जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, जो कि पूर्णतया गलत है। इसका जो ऑप्शन होगा वो थर्ड होगा, बुद्धि बहुयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। बुद्धि में अनेक तत्व विद्यमान होते हैं और ये एक जटिल योग्यताओं का एक समूह होता है। सेकंड क्वेश्चन में हम आते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। रूही जो होती है वो समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में, अर्थात मतलब रूही के पास जो भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को वो एक से अधिक सोल्यूशन के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं, बहुत सारे इसके जो सोल्यूशंस होते हैं वो ओरिजिनल सॉल्यूशंस होते हैं, जिसमें रूही किन गुणों को प्रदर्शित कर रही है। इसमें ये कहने का है कि रूही इसमें से जो एक से अधिक समस्या के समाधानों के बारे में सोच रही है, जो कि ज्यादातर मौलिक होते हैं, उनमें से वो किस गुणों को प्रदर्शित कर रही है। जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अभिसारी विचारक, अमान्य विचारक, आत्मा केंद्रीय विचारक और सृजनात्मक विचारक। जिसमें हम जानते हैं कि सृजनात्मक विचारक ही ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि रूही जो होती है वो समस्या के समाधान में एक से अधिक समस्या के समाधानों के बारे में सोचती है, इसलिए इसका 4th ऑप्शन सृजनात्मक विचारक सही होगा। थर्ड क्वेश्चन पे हम आते हैं, जिसमें यह है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। अर्थात हम जब आकलन करते हैं तो उसका हमारा प्रथम उद्देश्य क्या होना चाहिए। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों से स्पष्ट एवं भ्रांतियों को समझाना। मतलब कि जो भी अवधारणाएं हैं, जो भी क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग है, उसके बारे में बच्चों को स्पष्ट रूप से समझाना और क्या कहते हैं जो भी उनके कंफ्यूजन्स हैं उन चीजों को दूर करना। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। अर्थात विद्यार्थियों के प्राप्तांक जो भी उनको नंबर्स दिए गए हैं उनके आधार पर उनको नामांकित करना, मतलब अलग अलग चीजों में डिवाइड करना। थर्ड होता है, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। रिपोर्ट कार्ड के उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण के आधार पर उनका आकलन करना। फोर्थ है, विद्यार्थियों के श्रेणी के निश्चित करना। मतलब विद्यार्थी किस श्रेणी में आ रहे हैं, वो कौन से श्रेणी है, उच्च श्रेणी, निम्न श्रेणी या सामान्य श्रेणी में आ रहे हैं, उस आधार पर उनका आकलन करना, जो कि पूर्णतया गलत है। इसमें हम फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। मतलब जब भी हम किसी व्यक्ति का या किसी बालक का या आकलन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। जिसमें फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक का विशिष्ट शैक्षिक योग्यताओं को, एक समावेशी कक्षा है जिसमें एक शिक्षक का विशिष्ट शैक्षिक योग्यताओं को, अर्थात क्या कहते हैं, एक के में कभी कभी तैयार करना चाहिए। मतलब चीजों को जब भी वो क्या कहते हैं उस चीज को क्लास में जाए, विशिष्ट शैक्षिक योग्यता तो वो कभी कभी उस चीज को तैयार करके जाए, या सक्रिय रूप से तैयार होना चाहिए, या हमेशा उसको तत्पर होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। मतलब कि बच्चों को डिस्करेज करना चाहिए, जो कि सही नहीं है। तैयार नहीं करना चाहिए, अर्थात उसे छोड़ देना चाहिए। फिर एक बार हम क्वेश्चन रिपीट करेंगे, जिसमें है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योग्यता को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, अर्थात हमेशा उसे एक्टिव रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें है, पठन वेल
बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं, जिसे हम डिलेक्सिया कहते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया है अभिसारी चिंतक, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना, अन्यून अवधारणा विकार। डिलेक्सिया का मतलब होता है कि वे बच्चे होते हैं जो किसी चीज को पढ़ने में क्या कहते हैं, सक्षम नहीं होते हैं, अर्थात उन्हें बहुत सारी परेशानियां होती हैं। इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, मतलब स्पीड में पढ़ने में वो अक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, उसमें है शिक्षा का अधिकार, जो कि 2009 में आया गया था। उसमें उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। मैंने इसके पहले वीडियो में ये बताया है कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य मेरा उन शिक्षा से होती है जो सभी बालक को समान रूप से दी जाती है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। इसमें फोर्थ ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आसक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति, जो बच्चे किसी भी तरीके से स्ट्रांग नहीं हैं, वीक हैं, उनको एक सहानुभूति, एक सिंपैथी की तरह व्यवहार करना। सेकंड है अधिकार आधारित मानवीय परीक्षण, मतलब उनको अधिकार देना और मानवता के आधार पर परिप्रेक्ष्य करना। थर्ड है व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके आसक्त बच्चों की मुख्य धारा में शामिल करना, मतलब उनको व्यावसायिक शिक्षा को उपलब्ध कराना और आसक्त बच्चों की मुख्य धारा, जो बच्चे क्या कहते हैं ऑलरेडी मतलब डिसेबल हैं, उनके धारा में क्या कहते हैं, उनमें मुख्य धारा में उनको शामिल करना। चौथा है व्यवहारवादी सिद्धांत, जिसका फिर से एक बार हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। शिक्षा का अधिकार 2009 में, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था, जिसमें उल्लेख की गई थी समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। इसका जो होगा सेकंड ऑप्शन सही होगा, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वांछित समूह से जो भी विद्यार्थी आए हैं उनकी सहभागिता, मतलब जो भी वो लर्निंग प्रोसेस हो रहा है उनमें उनकी सहभागिता जो होती है वो कम है, वो कम से कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ऐसे बच्चों को हम ज्यादा से ज्यादा कैसे बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो ज्यादा से ज्यादा उस चीज में पार्टिसिपेट करें, जिसके फोर्थ ऑप्शन है इस स्थिति को जैसे है वैसे ही स्वीकार करना चाहिए, मतलब जैसे एक स्थिति बनी हुई है, जैसा एक एरिया बना हुआ है एक शिक्षक को, उसी के अकॉर्डिंग उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। सेकंड में दिया है कि इन विद्यार्थियों को अपनी अपेक्षाओं को कम रखना चाहिए, मतलब एक टीचर को या एक शिक्षक को इन विद्यार्थियों से या जो भी उसकी अपेक्षाएं हैं उनको कम से कम रखना चाहिए। थर्ड है अपनी शिक्षक पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। उसको जो भी अपने शिक्षक की जो पद्धतियां हैं उस पर क्या कहते हैं उसको विचार करने की आवश्यकता है, तथा बच्चों की सहभागिता, जो भी बच्चे हैं उनमें उसके सहभागिता में सुधार करने के लिए हमेशा नए नए तरीकों को ढूंढना चाहिए। चौथा है बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, जो कि सही नहीं है, क्योंकि एक शिक्षक का कभी ये कर्तव्य नहीं होता है कि वो बच्चों को क्या कहते हैं विद्यालय छोड़ने के लिए कहे। वो हमेशा यही कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे विद्यालय में आए और उनको शिक्षा का अधिकार से वो वंचित ना रहें। इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, अपनी शिक्षण पद्धति पर एक शिक्षक को विचार करना चाहिए कि मेरी ऐसी शिक्षण पद्धति को हमें ऐसा बनाना चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे सहभागी बने, और बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए हमेशा नए नए तरीकों को ढूंढना चाहिए, हमेशा नए नए चीजों को करना चाहिए, जिससे बच्चे हमेशा मोटिवेट होते रहें और उनका ध्यान हमेशा उन चीजों पे बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें है अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। अनेक घटनाओं के बारे में जब बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के बारे में संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। जिसके फोर ऑप्शन है, बच्चों को दंडित करना चाहिए, जो कि कभी भी एनसीईआरटी या कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो कभी हमें ये चीज के लिए कहे कि बच्चों को दंडित करना चाहिए, जो कि सख्त खिलाफ है इस चीज के लिए, इसलिए इसका ये ऑप्शन गलत होगा, ये नहीं होगा। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत पे बल देना चाहिए, कि बच्चों को बार बार उस चीजों को कहना चाहिए कि आप उसको लर्न करो, और जब आप उसको लर्न करते रहोगे तो आपका एक सही रूप से सिद्धांत में वो बदल देना चाहिए। तीसरा, प्रतिकूल प्रमाण, मतलब प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए, मतलब बच्चों को प्रतिकूल प्रमाण उससे रिलेटेड चीजों को दिखाना चाहिए, उदाहरण उससे रिलेटेड हमें प्रस्तुत करना चाहिए, और बच्चों को उन सिद्धांतों पे चुनौती करना चाहिए कि आप उस चीज को करो और इस चीज को इसको इस तरीके से सॉल्व करो। फोर्थ है बच्चों के सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए, बच्चों के क्या कहते हैं इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए, जो कि सही नहीं है।
इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें है छात्र केंद्रीय शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। मतलब छात्र केंद्रीय शिक्षा शास्त्र की हमारी क्या विशेषताएं हैं, जिसमें फर्स्ट है बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना चाहिए। बच्चों के एक्सपीरियंस जो भी हैं उन एक्सपीरियंस को, उनके अनुभव को हमेशा प्रमुखता देना चाहिए। सेकंड है यथावत याद करना चाहिए, मतलब जैसे बच्चे याद करते हैं जैसे उन चीजों को, उस पर ध्यान देना चाहिए। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना अर्थात वर्गीकृत करना, मतलब जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं उनको अलग, सामान्य को अलग, और जो बच्चे निम्न स्तर पे आ रहे हैं उन विद्यार्थियों को अलग वर्गीकृत करना, जो कि सही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है केवल पाठ्य पुस्तकों पे निर्भर करना चाहिए, हमें केवल पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान पे ही निर्भर होना चाहिए, ये भी सही नहीं है, क्योंकि हमेशा शिक्षा का उद्देश्य आपको बुक से रिलेटेड बुक में ही नहीं जोड़ता है, वो आपको और भी चीजों पे जाता है कि शिक्षा कहीं पे भी आप किसी भी रूप में ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन नहीं सही होगा। फिर से एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी। इस क्वेश्चन में है बाल छात्र केंद्रीय शिक्षा शास्त्र की ये विशेषताएं हैं, ये बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना चाहिए, अर्थात बच्चों का जो एक्सपीरियंस है हमेशा हमें उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए और हमेशा उसको प्रोत्साहित करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है। स्वतंत्र हैं, संहित्र हैं, संबंधित नहीं है, पूर्णतया अलग है। संवेग और संज्ञान जो होते हैं एक दूसरे से पूर्णतया इंटर रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, संरचनावादी ढांचे में अधिगम जो था वो प्राथमिक रूप से प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है और यथावत याद करने पर आधारित है। संरचनावादी ढांचे में अधिगम जो था प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, मतलब कि आप फोकस करिए और जो भी चीजें हैं उसकी प्रक्रिया पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें है विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है या विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न कर देता है। जब हम क्या करते हैं स्पष्ट उदाहरण देते हैं और उससे क्या करते हैं एक नॉन एग्जाम्पल देते हैं, जो एक चीज एग्जाम्पल हम वैसे देंगे जो उस चीज से रिलेटेड होगा, एक नॉन एग्जाम्पल देंगे जो उस चीज से थोड़ा कम रिलेटेड होगा। तो ये जो होता है बच्चों के दिमाग में भ्रांतियां, मतलब क्या करते हैं कंफ्यूजन उत्पन्न कर देते हैं। सेकंड है यह अवधारणा को समझने में अभाव पैदा करते हैं, जो भी हम चीजों को समझा रहे हैं बच्चों को, उस अवधारणा को समझने में बच्चों में अभाव आता है, अर्थात वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं और इस चीजों कॉन्सेप्ट को वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। सेकंड है यह अवधारणा समझने के बजाय कार्यविधि प्रक्रियात्मक ज्ञान पर केंद्रित होता है, मतलब ये अवधारणा को मतलब उसके भी जो भी कॉन्सेप्ट है उसको ना समझने की बजाय ये प्रक्रिया पर या कार्यविधि जो हमारे क्या कहते हैं कार्य, उस पर ध्यान केंद्रित करता है, जो कि सही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है अवधारणाओं के परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। अवधारणाओं मतलब ये होता है जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है उसके परिवर्तन, जो भी उन कॉन्सेप्ट में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं को प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब उसे आगे बढ़ाने के लिए या इनकरेज करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है, एक इफेक्टिव वे है, इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें है बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव होता है। बच्चों में जो भी अधिगम मतलब जो भी लर्निंग हो रहा है, जो बच्चे सीख रहे हैं, उन बच्चों में उन गतिविधियों में भागीदारी, जो बच्चे भागीदारी ले रहे हैं उन चीजों में आगे बढ़ने के लिए उनको लगातार मतलब वे पुरस्कार देना या दंड देने के प्रयोग से उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चों के जो उन बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, जिसमें फोर्थ ऑप्शन है आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, मतलब अंदर से उनको अभिप्रेरणा मिलती है, वो मोटिवेट होते हैं। दूसरा या बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पे ध्यान देने को प्रोत्साहित करता है। ये बच्चों को क्या होता है उनके लक्ष्य से हटा देता है, जो भी उनका मेन मोटिव होता है उस चीज से हटा देता है और निपुणता पे ध्यान देता है। थर्ड ऑप्शन इसका है अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि एवं जिज्ञासाएं कम होती हैं। अधिगम मतलब लर्निंग में जो बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि मतलब मोटिवेशंस की होती है और जिज्ञासाएं जो होती हैं इंटरेस्टेड वो होती हैं, वो चीजें कम होती हैं। चौथा जो होता है इसका है बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, बाहरी मतलब बाहर से जो मोटिवेशन होता है वो उन्हें कम मिलती है। फिर से क्वेश्चन एक बार हम रिपीट करेंगे, जिसमें है बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार और दंड देने का प्रयोग करने का ये प्रभाव पड़ता है कि अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि व जिज्ञासाएं जो होती हैं वो कम होती जाती
हैं, जिसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें है कि संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम मतलब लर्निंग के बारे में इन चारों में से ऑप्शन, जो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा सही है। पहला है अधिगम यथावत याद करने की प्रक्रिया। अधिगम जो होता है, लर्निंग जो होता है, वो यथावत एक याद करने की प्रक्रिया है, जिसे हम लर्न करते हैं हमेशा रहते हैं, एक प्रोसेस है जो हमेशा चीजें को चलती रहती है। सेकंड है अधिगम आवर्तीय संबंधों के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। अधिगम जो होता है ये बिहेवियर को आपको दर्शाता है। थर्ड इसका है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अधिगम जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जो नॉलेज को बढ़ाता है और हमेशा ये चीजें एक्टिव रहती हैं। फोर्थ ऑप्शन इसका दिया गया है कि अधिगम पुनरुत्थान एवं स्मरण की प्रक्रिया। अधिगम जो होता है एक क्या करते हैं, हमेशा आपको रिकॉल करता है और रिप्रोड्यूस करता है, जो कि सही नहीं है। फिर से एक बार क्वेश्चन हम रिपीट करेंगे, जिसमें है संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, जिसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। अधिगम आवर्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। थर्ड इसका हो जाएगा अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, और अधिगम पुनरुत्थान का एवं स्मरण की प्रक्रिया है। संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही है कि अधिगम सक्रिय विनियोजन है, कि अधिगम हमेशा क्या कहते हैं, नॉलेज को बढ़ाता है, एक्टिव रहता है, और ज्ञान की संरचना की एक प्रक्रिया है जो हमारे ज्ञान को हमेशा कोरिलेट करता है और इस चीज को आगे बढ़ाने में हमारा साथ देता है।